हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक अंतराल भाग 2 के तृतीय अध्याय विस्कोहर की माटी के प्रश्न उत्तर। इस पाठ के सार को हम अपने पहले वीडियो में समझ चुके हैं। इस पाठ में हमारे सामने विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने रखा था अपने गांव के बारे में, अपनी माँ के बारे में भी उन्होंने बताया था। हमारा गांव किस तरीके से है, वहाँ बारिश कैसी होती है, वहाँ पे किस तरीके के फूल उगते हैं, वो किस तरीके से घरेलू इलाज करते हैं, यहाँ तक कि लू लग जाए तो कैसा हमें चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या क्या घरेलू उपाय हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में, वहाँ के सांपों तक के बारे में हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया था। इस पाठ में कैसे सांप उनके गांव में पाए जाते हैं, वो जहरीले होते हैं नहीं होते हैं, सभी कुछ इस पाठ में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हमारे सामने रखा था। हम इस पाठ को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। उनकी माँ के बारे में भी इस पाठ में उन्होंने बताया था। तो अब हमारे सामने जो इस वीडियो में हम देखेंगे वो है इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को, कि प्रश्न उत्तर में हमसे क्या पूछे गए। तो इस पाठ में जो हमारी बुक में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको देखना हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। तो कोइया बताया था जल में उगने वाला एक जो पेड़ होता है उसके बारे में बताया था, उसके फूल होते हैं, तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है जैसा कि पाठ में दिया हुआ था। तो क्या है, कोइया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोकाबेली के नामों से भी जाना जाता है। तो इसके दो नाम हैं, कुमुद और कोकाबेली। इनकी विशेषता इस प्रकार है, कोइया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। यानी कि इसको जरूरी नहीं है कि कुछ अलग से ट्रीटमेंट देना हो या कुछ बहुत अच्छा जल हो, कुछ खाद पानी, कुछ ऐसा नहीं। कहीं पे भी अगर गड्ढे में पानी भर गया है तो ये अपने आप उगाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इतना सुंदर फूल अपने आप उगाता है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। इसकी जो महक होती है इस फूल की, ये मन को भा जाती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वो कोइया की पत्तियों के समान लगती है। यानी शरद ऋतु में जो चांदनी रात होती है ना, उसकी जो रोशनी है वो वैसे ही लगती है जैसे कि कोइया का पत्ता होता है, कोइया के फूल की एक पंखुड़ी हो, उसी तरीके से वो दिखता है। दोनों एक समान लगते हैं, अर्थात शरद ऋतु की रात की चांदनी और कोइया पत्ते की जो चांदनी जो उसको दिखने में लगता है, दोनों एक समान लगते हैं। तो ये पाठ में इसकी विशेषताएं बताई गई थी। अब है प्रश्न 2, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। बच्चा जो है माँ से सिर्फ दूध ही नहीं पीता, दूध पीते पीते वो किस तरीके से अच्छे चरित्रों को अपनाता है। एक संबंध होता है उन दोनों के अंदर, जो इस पाठ में उन्होंने खुद अपनी माँ के बारे में बताया है कि कैसे वो अपनी माँ से जुड़े हुए थे, दूध पीते हुए चांदनी रात में वो चांदनी रात का आनंद लेते थे। इन सभी के बारे में उन्होंने हमको इस पाठ में बताया है। तो देखते हैं, उसके बारे में टिप्पणी करते हैं। बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तभी से उसका संबंध जुड़ जाता है। मानव संबंध तब से, लेकिन ये होता है कि बाहर आ गया तो नहीं। जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है अपनी माँ से कोख से बाहर, तब भी वो संबंध अटूट ही रहता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वो आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। मतलब 6 महीने तक उसका पोषण सिर्फ वो दूध ही होता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। फिर आगे आने वाले 3 सालों तक वो उस दूध को ग्रहण करता रहता है। ऊपरी खाना भी लेता है मगर साथ में उस दूध को भी ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है। मतलब सब कुछ करता है अपने माँ के साथ। खेलना होगा, रोना होगा, रूठना होगा, चीखना चिल्लाना, जो कुछ लड़ाई झगड़ा सब होगा, वो सब कुछ अपनी माँ के साथ ही करता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। मतलब जब ये सारी चीजें बच्चा अपनी माँ के साथ करता है तो माँ को बहुत ही सुख प्रदान होता है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है, वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है।
बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा सिर्फ माँ से दूध ही ग्रहण नहीं कर रहा है, वो उनके स्पर्श के साथ ही बहुत एक अटूट संबंध बन जाता है बच्चे का माँ के साथ में। अब इसके अलावा जो ये रहता है कि सारी उम्र के लिए वो रिश्ता रहता है। ये नहीं कि उसने 3 वर्ष तक दूध पिया फिर उसके बाद माँ के साथ वो संबंध नहीं रहता। वो संबंध जो इन 3 सालों में कोख से शुरू होता है जन्म लेने के साथ, वो 3 सालों तक माँ का दूध ग्रहण करता है, उसके बाद भी वो संबंध ताउम्र चलता है। क्यों? क्योंकि वो उसका पहला पोषण होता है और ये पोषण उसके साथ ताउम्र चलता है। इसके अलावा वो माँ से अच्छी चीजें, सब कुछ, कोई भी चीज हो, सब कुछ वो माँ से बांटता है। तो यहाँ एक तरीके से चरित्र का निर्माण सबसे पहले कहाँ से हो रहा है? माँ के साथ हो रहा है। माँ के साथ खेलना, उठना, बैठना, खाना पीना, हंसना, रोना, बोलना, सब कुछ वो माँ के साथ कर रहा है। तो सिर्फ दूध ग्रहण करना ही नहीं, सारे क्रियाकलाप बच्चे माँ से ही सीखता है। प्रश्न 3, विश्वनाथ का पर क्या अत्याचार हो गया था? विश्वनाथ यानी कि हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी जो हमारे लेखक हैं, इनके साथ क्या अत्याचार हुआ था? भाई विश्वनाथ अभी अपनी माँ का दूध पी ही रहे थे, मात्र 3 वर्ष के ही थे, तभी उनका छोटा भाई आ गया। तो इससे क्या हुआ, उनका दूध उनकी माँ से छूट गया और इस कारण से जो है वो उनको अपने बगल पड़ोस में एक लेडी रहती थी, एक दाई थी, उन्होंने उनका भरण पोषण किया। तो ये उनको लगता था कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनका दूध छूट गया, माँ का साथ छूट गया छोटे भाई के आने के कारण। तो ये पाठ में खुद विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इस चीज के बारे में हमें बताया है। क्या दिया है? विश्वनाथ अभी छोटे थे, मां के दूध का सेवन कर ही रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें मां का दूध पिलाना बंद कर दिया। यानी कि जब छोटा भाई आ गया तो वो विश्वनाथ को उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया था। अब मां का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। मां का दूध कट जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता है और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। भाई वो बच्चा छोटा था तो उसको ज्यादा आवश्यकता थी। भाई विश्वनाथ तो अपने हिस्से का दूध पी चुके थे, लेकिन तब भी वो उनको बोलते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार हुआ था। प्रश्न 4, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप इन उपायों से परिचित हैं? तो पाठ में गर्मी से बचने और लू से बचने के जो उपाय दिए गए हैं, हमें उनके बारे में बताना है और साथ ही ये बताना है क्या आप इन उपायों से परिचित हैं। तो क्या बताया था? गर्मी और लू से बचने के लिए आम का पन्ना पिया जाता है, उसको उबाल के शरीर पर लगाया जाता है, उसको गुड़ में मिलाकर या चीनी में मिलाकर पिया जाता है। तो कई सारे तरीके पाठ में बताए हैं, आपको वही तरीके यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो क्या दिया था? गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। धोती तथा कमीज की गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता है ताकि लू ना लगे। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पना पिया जाता है। कच्चे आम को भूना जाता है, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता है, उसे शरीर पर लगाया जाता है तथा उससे नहाया भी जाता है। कच्चे आम को भूनकर या उबाल कर सिर भी धोया जाता है। तो ये सारे तरीके हमें पाठ में बताए गए थे, ये तरीके होते हैं लू से बचने के लिए। हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित हैं, अन्य विवरण हमारे द्वारा सुना नहीं गया है। तो आपने अगर सुना है तो आप हाँ लिखेंगे कि हाँ हम ये सारी चीजों से परिचित हैं, या आप सिर्फ प्याज वाले से जानते हैं तो आप बोलेंगे हम सिर्फ प्याज वाले नुस्खे से जो है परिचित है, इसके अलावा और जो तरीके दिए हैं उनसे हम परिचित नहीं है। तो ये आप पर है कि आप जिन तरीकों को जानते हैं वही आपका नीचे उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न 5, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? किस आधारों पे की थी? तो उन्होंने क्या देखा था कि बत्तख जो है अंडे देने के लिए पानी से बाहर आती है, 4-5 अंडों को पूरे पंख फैलाकर बैठी रहती है और बैठे उनको सेती रहती है। तो उसी तरह वो देखती है कि उनकी माँ जो है उन्हें आंचल में छिपा कर दूध पिलाती है। ऐसे कई तरीके उन्होंने बताए थे बत्तख से अपनी माँ, यानी कि एक मानव शिशु और मानव माँ और एक बत्तख माँ को सिमिलर करते हुए कई जगह उन्होंने बताया था। तो आपको वही सारी चीजें यहाँ पर बतानी है।
बत्तख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती है जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते, तब तक वह उन्हें सेती है। यानी कि पहले अंडे देती है, उन्हीं पर बैठकर उनको सेती रहती है, जब तक उनमें से बच्चे नहीं निकल आते वो वापस पानी में नहीं जाती है। वे अंडों को अपने पंखों के मध्य रखती है। इस तरह वे बच्चों को सबसे बचा कर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से भी काम लेती है। यानी कि वो इतना सतर्क है कि वो अंडे टूटने नहीं पाए, एकदम कोमल तरीके से उनको से रही होती है। एक तरफ जहां वह सतर्क होती है, वहीं दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उनसे निकलने वाले बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। साथ में ये भी ध्यान रखती है कि वो से रही है तो उसकी निगाह कहाँ होती थी, कौवे पे होती थी। कहीं ऐसा ना हो कौवे उसके अंडों को नुकसान पहुंचा दे, तो वो सेते हुए मगर उसकी निगाह कहाँ रहती थी, ये कौवे के ऊपर। ऐसे में विश्वनाथ की माँ भी करती है। वह अपने बच्चे को बहुत अच्छे से देखभाल करती है, वह उसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। यानी कि जैसे बत्तख माँ जो है वो अपने अंडों की देखभाल कर रही थी, वैसे ही विश्वनाथ जी की माँ भी उनकी उतनी ही देखभाल करती है। प्रश्न 6, विस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो विस्कोहर में जिस तरीके से बरसात होती है, ये पाठ में इसका विवरण दिया गया है। आपको उसी तरीके से वो विवरण यहाँ पर अपने शब्दों में बदल के लिखना है। यानी कि वर्ड टू वर्ड आप वही लिख दीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में आप उसे अपने शब्दों में बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। कैसे? विस्कोहर की बरसात सीधे नहीं होती है। पहले आकाश में बादल घिर जाते हैं, उसके बाद वह गड़गड़ाते हैं। दिन में यदि बादल आकाश में छा जाएं तो मानो रात हो गई लगती है। मतलब बादल इतने घने आते हैं जैसे लगता दिन में ही रात हो गई। और ऐसे नहीं कि तेजी से बरस के निकल जाते हैं, एक बार छाते हैं तो 4-5 3-4 दिन तक वो बरसते ही रहते हैं। तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा लगता है। लेकिन जब बारिश तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं। प्रत्येक स्थान वर्षा भिगा देती है। एक दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती, कई कई दिन तक होती रहती है। इसके कारण किसी मकान की छत उड़ जाती है तो कभी जमीन धंस जाती है, नदी में बाढ़ तक आ जाती है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हैं, यहां से वहां भागते दिखाई देते हैं। नदी नाले भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात में चर्म रोग दूर हो जाता है। तो किस तरीके से विस्कोहर में बारिश हो रही है, कैसा प्राकृतिक दृश्य रहता है, कितनी तेज बारिश होती है, उस बारिश की आवाज कैसी होती है। साथ ही पहली बारिश का पानी जब वो चर्म रोग मतलब जो स्किन डिजीजेस होती हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर कहते हैं कि पहली बारिश का पानी उसमें लग जाए तो वो चर्म रोग यानी कि वो स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली कुछ भी हो वो सभी कुछ सही हो जाता है। प्रश्न 7, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे? तो यहां पर इस पाठ में बताया गया है कौन कौन सा फूल किस किस काम आता है। बरैये के डंक के लिए काम आता है, ये भी बताया, बरैया या ततैया डंक मार दे तो कौन सा फूल काम आता है, कैसे आता है, जो पाठ में बताया गया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है, वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है फूल केवल गंध नहीं देते, वह दवा भी करते हैं। वो बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि वो सिर्फ महक नहीं देते, ये दवा का भी काम करते हैं। वहां भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंख आने पर दवा का काम करता है। कंजक्टिवाइटिस जो हो जाती है उसको बोलते हैं आंख आना। तो जब उसका दूध जो है अगर आंख में लगा दिया जाए भरभंडे का तो उससे काफी अच्छा महसूस होता है, आंख जल्दी सही हो जाती है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से बरैये ततैये का डंक अपने आप झड़ जाता है। तो ये जो फूल तरह तरह के किस तरीके से घरेलू उपचार के तौर पर कार्य करते हैं ये हमको लिखना है यहाँ पर। प्रश्न 8,
प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने, हमारे जो लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत अच्छे प्राकृतिक दृश्य देखे, सब कुछ किया, लेकिन ये सारे प्राकृतिक दृश्य एक बार वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए तो वो सारे प्राकृतिक दृश्य उन्हें उस औरत के अंदर दिखाई दिए जो उन्होंने पहली बार देखी, और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। कभी उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए, लेकिन वो उनका, वो कहते हैं ना, फर्स्ट अट्रैक्शन वो उनका था, और वो उससे बहुत आकर्षित हुए थे। और प्रकृति का जितना सौंदर्य था सब कुछ उन्हें उस औरत में पूर्ण होता दिखाई दिया था। तो ये वक्तव्य तभी बोला दिया गया, प्रकृति सजीव नारी बन गई, मतलब उस नारी को देखने के बाद ये हुआ कि प्रकृति जो है वो जिंदा हो गई उस नारी के रूप में। कैसे लिखेंगे? लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई हैं। जब लेखक 10 बरस का था तो उसे एक स्त्री को देखा, मतलब मात्र 10 वर्ष के थे, तो उनका वो एक रिश्तेदार के गए, वहां पे वो एक स्त्री अपने से बहुत बड़ी उम्र की उन्होंने देखी थी। वह उससे 10 वर्ष बड़ी थी, मतलब वो खुद 10 वर्ष के थे और वो स्त्री कितनी थी, वो उनसे भी 10 साल, यानी कि वो 20 साल की थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। संतोषी भाई के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता लगी थी। उनके घर एक भाई थे संतोष, उनके घर के बाहर एक जूही की लता, जूही एक फूल होता है, उसकी लता यानी वो बेल होता है, क्लाइंबर एक पेड़ होता है, उस पे वो फूल लगता है। उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों तक को महका गई। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में चांदनी को देखता रहा, मतलब वो उससे इतना मोहित हो गया कि रात में वो चांदनी रात में ही वो उन फूलों को देखता ही रहा, क्योंकि वो औरत से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। उससे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता में उग आई हो। यहां लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता तथा स्त्री के रूप में देखता है, यानी कि प्रकृति को किस किस रूप में? चांदनी, जूही के फूल में देख रहा है, चांदनी में देख रहा है, और वो इस स्त्री में भी देख रहा है। उसके लिए ये अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हुई हैं। अतः वह औरत को चांदनी के रूप में जूही की लता सी प्रतीत होती है, यानी वो जो औरत है वो चांदनी रात में जैसे जूही की लता चमक रही है, वैसे ही वो अल्लाह औरत भी उनको चांदनी रात में लग रही थी। वह प्रकृति में उस औरत को और औरत को प्रकृति के रूप में देखते हैं, मतलब प्रकृति को उन्होंने औरत में मर्ज कर दिया और औरत क्या था? प्रकृति, यानी कि दोनों सिमिलर से हो गए थे आपस में देखते हुए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 9, क्या है? ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? कौन सी, मतलब क्या था? स्मृति, याद, जिसके साथ मृत्यु का बोध जुड़ा मिलता है। लेखक एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा। लेखक कहते हैं उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है जिसे वह मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है। उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतजार है। उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद कर लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस स्त्री की याद आ जाती है जो अपने जब उसका पति मृत्यु की गोद में चला गया था, उसे पता था, लेकिन तब भी वो अपने पति का इंतजार करती रहती है। तो जब उन्होंने वो ठुमरी सुनी, जो कौन से गांव में थी आपकी? लेखक एक बार गांव में ही ठुमरी सुनी थी। उसी ठुमरी को सुनकर वो उन्हें उसी स्त्री की याद आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। चलिए, यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने यहाँ समाप्त किया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सिर्फ इतने ही नहीं है, पाठ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए पाठ को बहुत ही सतर्कता के साथ पढ़िए और समझिए। यहाँ पर ये पार्ट तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन आपके पास और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होइए। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना है magnetsbrain.com। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे क्लासेस हैं। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं सिर्फ आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। तो अपनी क्लास पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे उस क्लास में पढ़ाई जाने वाले सारे सब्जेक्ट्स आपके पास में हैं।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, जहां वॉच नाउ लिखा है सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले सभी बुक, सभी चैप्टर आपके सामने होंगे। चैप्टर सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट के उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। टॉपिक क्लिक करेंगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए, लेकिन हाँ, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें हमारी मदद करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।